दोस्तों लास्ट मंथ 20 तारीख को यानी कि आज से तकरीबन 10-11 दिन पहले स्पेसएक्स की तरफ से अब तक का दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन रॉकेट को लॉन्च किया गया और उसकी टेस्ट फ्लाइट की गई और देखने के लिए कि ये वाला जो सबसे ताकतवर रॉकेट है ये इंसानों को मार्स पर ले जा सकता है या नहीं। तो उस रॉकेट का पहला तजर्बा था और वो रॉकेट हवा के अंदर ही 38 किलोमीटर या 39 किलोमीटर ऊपर जाकर तबाह हो गया। इसके पीछे क्या इश्यूज़ थे, वो रॉकेट क्यों तबाह हो गया और आज से 2 साल पहले तकरीबन इलॉन मस्क जो कि इसका ओनर या फिर सीईओ कह सकते हैं स्पेसएक्स कंपनी का, उसने एक डिज़ाइन चेंज के बारे में बात की थी और उसने साथ में ये भी मेंशन किया था हो सकता है एक बहुत बड़ी गलती हो। तो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि स्टारशिप जो है ये क्यों तबाह हुआ, इसके पीछे के इश्यूज़ क्या थे और इसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो तबाहकारियाँ हुई हैं, हम इस वीडियो के अंदर उनके पीछे के रीज़न्स जानने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ को मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, आई एम जबली हियर एंड यू आर वाचिंग आरएसएस वीडियो सीरीज। नाउ दिस इज द नॉलेज टाइम। वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड यू आर वाचिंग रॉकेट साइंस सीरीज। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे स्टारशिप के बारे में। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आखिर ये स्टारशिप है क्या। आपको पता होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो हैं इस खला के अंदर रॉकेट भेजती रहती हैं। कभी वो सैटेलाइट लेके जा रहे हैं, कभी वो जो स्पेस एक्स है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ तक वो मरीख कह रहा हूँ, वहाँ तक लोगों को लेकर जा रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ चीज़ें लेकर जा रहे हैं। तो ये नियर स्पेस के अंदर ये होता रहता है। स्टारशिप एक ऐसा रॉकेट है जो कि स्पेस एक्स बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो ऐसा रॉकेट होगा जो इंसानों को लेकर मरीख के ऊपर जाएगा यानी कि मार्स के ऊपर जाएगा और उसकी ये टेस्ट फ्लाइट थी और उसके बारे में ये सारी वीडियो है। तो अभी आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा या फिर वाज़ह हो गया होगा स्टारशिप आखिर किस बला का नाम है। अब 20 तारीख को इसका लॉन्च हुआ और इसके लॉन्च होने के अंदर जो कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई या फिर जो कुछ इसके अंदर इश्यूज़ आए, तो अब हम उसके बारे में एक-एक करके उसके बारे में बात करते हैं। तकरीबन 5 से 6 चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और मैं ब्रीफली आप लोगों को बताऊँगा कि ये सारी चीज़ें क्या कुछ हैं और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है इस रॉकेट लॉन्च के अंदर और इसके तबाह होने के अंदर क्या कुछ इसके अंदर जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं, जो अब तक की फाइंडिंग्स है, उसके हिसाब से ये रॉकेट क्यों तबाह हुआ और कैसे तबाह हुआ, वो रिजल्ट्स क्या है और वजह क्या है, इस वीडियो के अंदर हम लोग उस बारे में अभी बात करनी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 7 अक्टूबर 2020 को एलन मस्क जो कि इस स्पेस एक्स का ओनर कह सकते हैं, टेस्ला कंपनी भी उसी की है या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कह सकते हैं, सीईओ, तो उसने एक ट्वीट किया था कि हम लोग जो बोका चिका जहां से ये रॉकेट को लॉन्च किया गया है वहां पर जिस स्टैंड के ऊपर रॉकेट लग के उसको लॉन्च किया जाता है उसके नीचे उस रॉकेट को या फिर किसी भी रॉकेट को उसकी शॉक अब्जॉर्वर जितनी भी उसमें से एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है, उसको अब्जॉर्व करने के लिए, जज़ब करने के लिए किसी भी रॉकेट के नीचे एक फ्लेम डिफ्लेक्टर होता है और उसके साथ साथ पानी का इस्तेमाल किया जाता है, वाटर बेल्ट का इस्तेमाल भी किया जाता है और ओपन पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसकी वजह से जो लॉन्चिंग पैड है जिसके ऊपर कोई भी रॉकेट रखकर लॉन्च किया जाता है खला के अंदर, उसको कोई नुकसान ना हो। पानी, जब आपको पता है कि पानी के अंदर अगर कोई बंदा पानी के अंदर डाइव भी करता है, आप लोग भी स्विमिंग पूल में या कभी भी दरिया, समंदर, नहर के अंदर नहाए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा पानी के अंदर जाकर आवाज़ नहीं निकाल सकते। तो इसी वजह से रॉकेट के नीचे पानी को भी यूज़ किया जाता है। रॉकेट्स के इंजन के नीचे एक वीडियो मैंने पहले से बना रखी है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो यहाँ पर लिंक लगा होगा, आप ऊपर देख सकते हैं कि वो मैंने पूरा ये मुद्दा एक्सप्लेन किया है। तो बहरहाल एलन मस्क ने ये ट्वीट किया था कि यहाँ पर ना तो हम नीचे इसके फ्लेम डिफ्लेक्टर यूज़ करेंगे इंजन्स के नीचे, जो कि आग नीचे की तरफ निकलती है रॉकेट से और फिर वो इस तरह डाइवर्ट हो जाती है, वो भी हम यूज़ नहीं करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर नीचे वाटर सिस्टम जो कि शॉक अब्जॉर्बर को सारी एनर्जी को जज़ब करने के लिए इस्तेमाल आता है, वो भी हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। और उसकी वजह से जो पहला इशू हुआ है इस रॉकेट के अंदर, तो जैसे ही इस रॉकेट ने लिफ्ट ऑफ किया, पहली बात तो ये है कि इस रॉकेट ने अपने टाइम पर लिफ्ट ऑफ नहीं किया। जब 6 सेकंड रह जाते हैं तो उस टाइम पे किसी भी रॉकेट के इंजन स्टार्ट हो जाने चाहिए और जब 0 सेकंड होता है तो उस टाइम पे रॉकेट को लिफ्ट ऑफ कर जाना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि इस वीडियो के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर रॉकेट के जो इंजन स्टार्ट हुए हैं तकरीबन जब टाइम से 2 सेकंड रहते थे तब इंजन स्टार्ट हुए हैं और पहली जो इनिशियल मूवमेंट रॉकेट के अंदर ऊपर जाने की हुई है वो तकरीबन 4 सेकंड बाद हुई है। तो यहाँ पर एक छोटा-सा डिले भी हमें देखने को मिलता है और ये डिले थोड़ा-सा है, इसका ये फ़र्क नहीं है कि इतना डिले हुआ क्यों? लेकिन किस वजह से हुआ, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा इंजन फेलियर। इस रॉकेट के अंदर टोटल तकरीबन 33 और 6 इसकी स्टारशिप के अंदर टोटल 39 इंजन लगे हुए हैं। ये इंजन रैप्टर सीरीज़ के इंजन हैं
जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और ये उस रॉकेट से भी ज़्यादा पावरफुल हैं जिसके बारे में दावा किया जाता है कि 1969 के अंदर ऑलमोस्ट जो लोगों को लेकर चाँद पर गया था, तो उस रॉकेट से भी ज़्यादा पावरफुल इंजन है। तो यहाँ पर जो है टोटल 39 इंजन थे, जिनमें जो नीचे वाला रॉकेट है, आपको पता है कि जब भी कोई रॉकेट स्पेस में जाता है तो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर वो जाता है और हर स्टेज के बाद एक हिस्सा उससे अलग हो जाता है। तो जो पहला वाला इनिशियल बूस्टर था जिसने इस रॉकेट को मैक्स क्यू तक लेके जाना था, खला के बाहर जाने के बाद फिर दूसरे इंजन स्टार्ट होने थे, तो उस स्टेज तक जो नीचे वाला रॉकेट था, वहाँ पर उसके नीचे 33 इंजन लगे हुए थे। तो उन 33 इंजन में जैसे ही इस रॉकेट ने लिफ्ट ऑफ किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको एनिमेशन भी नज़र आ रहा है कि 3 इंजन स्टार्ट ही नहीं हुए, 3 इंजन उसी टाइम पे फेल हो गए। अब यहाँ पर एक चीज़ तो ये निकल के आती है कि हो सकता है कि वो जो नीचे फायर हुआ था, नीचे आग निकल रही थी, एनर्जी निकल रही थी, बाकी के जो 30 इंजन स्टार्ट हुए हैं उसकी वजह से तो बहुत से नीचे जो कंक्रीट फट गया था, वो जो सारे का सारे डिस्ट्रक्शन हो गई थी, नीचे तबाह हो गया था, उसके से कंक्रीट उड़ के वापस इंजन्स के अंदर गया है और वहाँ पर फिर डैमेज हुआ, जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट ही नहीं हो पाए। लेकिन जब आप एक और बात यहाँ पर हम जिसके ऊपर तवज्जो मैं आप लोगों को दिलाना चाहूँगा, जब कोई चीज़ नीचे की तरफ फायर कर रही होती है तो उसके ऑपोजिट जो है कंक्रीट ऊपर जाकर इंजन के अंदर नहीं घुस सकता, तो यहाँ पर इस ऑरयू को भी हम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते हैं। कुछ ना कुछ डिब्री जो नीचे से उड़कर ऊपर गई होगी, वो उसने थोड़ा बहुत डैमेज हो सकता है किया हो, लेकिन इतना ज़्यादा डैमेज के 3 इंजन ही स्टार्ट ना हो, तो ये थोड़ा-सा एक हमें लगता है कि एक आर्गुमेंट इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, अपने अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेकर नहीं आता। तो बहरहाल 3 इंजन तो इसके लिफ्ट ऑफ के टाइम पे ही फेल हो गए थे, वो इंजन स्टार्ट ही नहीं हुए। उसके बाद यहाँ पर जब रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो हमें जो है उसकी जो पीछे वाली साइड है, रॉकेट की जब इंजन वाली साइड लोगों की तरफ होती है, तो वहाँ पर हमें ख़ास तौर पे स्पॉट्स नज़र आ रहे होते हैं। कौन-कौन के स्पॉट के ऊपर आग नहीं नज़र आ रही, मीन्स कि यहाँ पर ये इंजन स्टार्ट नहीं हुए। तो 39 किलोमीटर तक जाते-जाते 39 किलोमीटर की ऊँचाई तक जाते-जाते वहाँ पर तकरीबन 7 से 8 इंजन जो है फ़ेल हो। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर सेकंड स्टेज का सेपरेशन नहीं हुआ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि स्टारशिप ऊपर एक अलग मॉड्यूल था, उसके नीचे एक अलग से नीचे 33 इंजन वाला पूरा एक लंबा रॉकेट था जिसके अंदर फ्यूल होता है और वो एक पॉइंट तक रॉकेट को वहाँ तक लेके जाता है, फिर उसकी सेपरेशन हो जाती है और फिर उससे अगले पॉइंट के ऊपर जो स्टारशिप होता है उसके नीचे 6 एक्स्ट्रा इंजन लगे हुए थे, उन्होंने जलना था, स्टार्ट होना था और फिर उसने आगे स्टारशिप को उन 6 इंजन ने लेकर जाना था। अब हुआ ये कि जब नीचे वाले टैंक के अंदर सारे का सारा फ्यूल ख़त्म हो गया, नीचे वाले 33 इंजन ने अपना काम कर दिया जितना सा भी उनसे हुआ, उसके बाद उस स्टारशिप ने उस रॉकेट से अलग होना था जो कि वो नहीं हो पाया। अब इस वजह से वहाँ पर जो पूरी की पूरी व्हीकल थी, रॉकेट था, उसके अंदर जो वेट है वो अनबैलेंस हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो कंट्रोल सिस्टम था, वहाँ पर कंट्रोल इतना रॉकेट का कंट्रोल उस कंट्रोल सेंटर के साथ इतना अच्छे से नहीं हो रहा था। रॉकेट का कंट्रोल ख़त्म हो गया था, उस कंट्रोल सेंटर के साथ वो इतने अच्छे से उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह से ये हुआ कि जब आपका फ्यूल ख़त्म हुआ और वो चीज़ फिर भी उसके साथ अटैच थी, तो ऊपर का जो स्टारशिप था वो वाला हिस्सा भारी हो गया, जबकि नीचे वाला जो खाली रॉकेट था वो रिलेटिवली ऊपर वाला हिस्से से हल्का हो गया, जिसकी वजह से वो सीधा रहने की बजाय ऐसे 180 डिग्री पर टर्न कर गया रॉकेट और वो सीधा नहीं रह पाया और वो अपने मैक्स क्यू से यानी कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें से निकल कर स्पेस के अंदर नहीं पहुंच पाया। आपको पता है जब तक कोई चीज़ फ़ज़ा के अंदर है तो उसके ऊपर हवा की रगड़ लगती है, रेज़िस्टेंस होती है जिसकी वजह से उसके ऊपर प्रेशर आता है। ऊपर से प्रेशर आ रहा हो, नीचे से इंजन धक्का लगा रहे हो तो उस जो पूरा का पूरा रॉकेट होता है उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोर्स लगती है जिसकी वजह से वहाँ पर डैमेज होने का ख़तरा होता है। लेकिन वंस के वो ज़मीन के एटमॉस्फेयर से रॉकेट बाहर चला जाता है, स्पेस के अंदर जहाँ पर हवा नहीं है, किसी किस्म की इस तरह की रेज़िस्टेंस नहीं है, तो फिर उस रॉकेट को आप जितनी मर्ज़ी स्पीड दे दें उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही होती, जिसकी वजह से वहाँ पर फिर वो स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है और उसका बैलेंस भी इतना ज़्यादा आउट होने का ख़तरा नहीं होता। लेकिन जब एटमॉस्फेयर के अंदर ही वो चीज़ उससे अलग नहीं हुई, मेन रॉकेट स्टारशिप से अलग नहीं हुआ, तो उसके अंदर जो फ्यूल ख़त्म हो गया था तो वो हिस्सा हल्का हो गया, सामने का स्टारशिप वाला हिस्सा भारी हो गया। तो उस सिस्टम के अंदर वो रॉकेट को कंट्रोल नहीं कर पाए और पूरा का पूरा रॉकेट जो है वो अनबैलेंस हो गया। अब अनबैलेंस भी हो गया, सेकंड स्टेज भी सेपरेशन भी नहीं हुई, तो इसका मतलब है उस रॉकेट के अंदर ही अगले वाले 6 इंजन को स्टार्ट भी नहीं किया जा सकता था। आप यहाँ पर तस्वीर के अंदर वीडियो के अंदर देख भी रहे हैं कि उस रॉकेट के अंदर वो 6 इंजन बिल्कुल सही हालत में हैं। अभी उसने स्टार्ट भी नहीं हुआ, स्टारशिप ने अपना कोई काम भी शुरू नहीं किया, नीचे वाला रॉकेट काम कर रहा था, तो वहाँ पर वो अलग नहीं हुआ तो अपने इंजन भी स्टार्ट नहीं कर पा रहा था।
और उसने अपने इंजन तब तक स्टार्ट भी नहीं करने थे जब तक वो नीचे का रॉकेट वहाँ से अलग ही नहीं हो जाता। तो इसी चक्कर के अंदर वहाँ पर जब अनबैलेंस हुआ, कंट्रोल लॉस हुआ, तो वहाँ पर उसने तकरीबन 3 से 4 बार कलाबाजियाँ खाई हैं उस पूरे के पूरे रॉकेट ने, और रॉकेट फिर वहाँ पर बेंड होना शुरू हुआ। पहले एक इनिशियल स्टेज के अंदर लोगों को थोड़ा-सा बेंड नज़र आया रॉकेट के अंदर, लेकिन वो बेंड कैमरा रोल या फिर कैमरा की वजह से होता है, जो शटर रोल होता है कैमरा के अंदर। जो लोग कैमरा की फील्ड के अंदर हैं या वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, उनको पता होगा कि कोई चीज़ जो है वो हमें बेंड होके नज़र आती है जब शटर रोलिंग वाला इफ़ेक्ट होता है। ख़ैर वो तो एक नॉर्मल चीज़ थी। लेकिन जब फ़ज़ा के अंदर जाकर वहाँ पर जो कैमरा ऊपर से नीचे की तरफ लगा हुआ था, उसी रॉकेट के ऊपर, उसकी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वहाँ पर रॉकेट नीचे से बेंड हो गया था। तो बेंड होने की वजह यही है कि वो व्हीकल अनबैलेंस हुई, इंजन नीचे से जो बचा-खुचा फ्यूल था उसके साथ फ़ोर्स लगा रहे थे जो इंजन बाकी के भी चल रहे थे, लेकिन ऊपर से जो व्हीकल था, पूरा रॉकेट था, उसका वज़न दूसरी साइड की तरफ था, तो वो रॉकेट बेंड भी हो गया था। यहाँ तक इस पॉइंट तक पहुँचने के बाद जो इंजीनियर्स थे, जो उसको नीचे से कंट्रोल कर रहे थे, उन लोगों को ये पता चल गया था कि अब ये रॉकेट इससे ज़्यादा और ऊपर नहीं जा सकता। तो उन्होंने क्या किया, रॉकेट को वहाँ पर, रॉकेट के अंदर एक सिस्टम होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला सिस्टम। यानी कि अगर कोई भी रॉकेट जो खला के अंदर जा रहा है, किसी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो उसको खला के अंदर ही तबाह कर दिया जाता है, ताकि वो किसी आबादी वाले हिस्से के ऊपर जाकर ना गिरे, लोगों को नुकसान ना हो, बल्कि वो समंदर के ऊपर ही उसको तबाह करके समंदर के अंदर गिरा लिया जाता है। तो 39 किलोमीटर से जब वो वापस रॉकेट नीचे की तरफ गिरना शुरू हुआ, पावर बिल्कुल लॉस हो गई थी, नीचे वाले टैंक खाली हो गए थे, व्हीकल अनबैलेंस हो गया था, ऊपर के इंजन स्टार्ट ही नहीं हुए क्योंकि सेपरेशन ही नहीं हुई थी। तो वहाँ पर जो है उस रॉकेट को ऊपर ही तबाह कर दिया गया, और उसके जो सारे के सारे पार्ट्स है, जो उसका मलबा था, वो नीचे जो समंदर था उसके अंदर गिरा। तो ये इस कहानी के अंदर यहाँ से लेकर ऊपर जाने तक और ऊपर से नीचे आने तक इस तरह इस रॉकेट को तबाह कर दिया गया। अब जो है 1-2 चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो लॉन्च था ये सक्सेसफुल था या नहीं। तो जब भी कोई नया रॉकेट या फिर नया इस तरह का तजर्बा होता है और उसकी टेस्ट फ्लाइट होती है, तो अपने लॉन्चिंग पैड से अगर वो व्हीकल निकल जाता है, तो उसका जो लॉन्च है उसको सक्सेसफुल मान लिया जाता है। अब इसके लॉन्च के अंदर भी 3 इंजन फेल हुए, तो वहाँ पर उस चीज़ को भी देखा जाएगा कि क्यों फेल हुए। ऊपर जाकर फिर बाकी के जो इश्यूज़ आए, वो जो डेटा सारी कलेक्शन हुई है, उसको अब देखा जाएगा, एनालाइज़ किया जाएगा सारे के सारे इश्यू क्यों हैं। लेकिन इतना आप कह सकते हैं कि इतनी भारी और बड़ी रॉकेट को वहाँ से लिफ्ट ऑफ करवाना, ये अपने आप में एक आप कह सकते हैं एक कामयाबी हो सकती है। इसको एक सक्सेसफुल लॉन्च कहा जा सकता है। ऊपर जाकर जो हुआ उसका बारे में तो इंजीनियर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ क्यों हुआ। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि लॉन्च सक्सेसफुल था या नहीं, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर जो दूसरा इश्यू है, जो दूसरी चीज़ देखने वाली, इससे नुकसान कितना हुआ। तो इसके नीचे जो 33 इंजन लगे थे, उनमें से 30 इंजन चालू हुए। तो अगर ये 33 के 33 इंजन चालू होते हैं, तो इनकी टोटल जो फ़ोर्स है, जो इसमें से एनर्जी निकलती है, वो तकरीबन 16.7 मिलियन पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। और इतनी ज़्यादा फ़ोर्स जो थी, उसने उसका जो नीचे वाला स्ट्रक्चर था, जो वहाँ पर कंक्रीट का वो एक स्टैंड बनाया हुआ था, जिसके ऊपर रॉकेट को रख के लॉन्च किया गया था, उसने उस चीज़ को तबाह कर दिया। वहाँ पर जो कंक्रीट थे, उसके बहुत बड़े-बड़े ब्लॉक्स जो हैं दूर उड़ के बहुत दूर-दूर तक गए। वहाँ पर सरिया, कंक्रीट, जितने भी वो लोहे के स्ट्रक्चर था, वो तबाह हो गया और वो बहुत दूर-दूर तक जाकर गिरे। इवन के वहाँ पर तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो 6.5 मील, तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक जो आबादी थी, तो वो जो कंक्रीट की डिबरी या फिर वो जो बजरी उड़ती है, या फिर आप कह सकते हैं कि वो बजरी के टुकड़े, वो लोगों के घरों की खिड़कियों से जाके लगे, लोगों के घरों के शीशे टूटे, गाड़ियों को नुकसान हुआ। तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक ये मलबा उड़ के गया। और पास-पास में, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ साथ, जो लॉन्चिंग पैड है, जहाँ के आस-पास मुख्तलिफ बिल्डिंग्स भी होती हैं, वो लॉन्च टावर भी होता है, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जो स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए होती हैं, उसको दोनों तरफ से शील्ड लगाकर बंद किया होता है। उसकी जो लोहे की शीट होती है, वो भी उड़ गई थी, तबाह हो गई। जो टैंक पास-पास बने होते हैं, वो टैंक डेंट पड़ गए थे उसके अंदर। वो जो बजरी है, वो टूट-टूट के उड़ के जैसे उनके अंदर लगी है, और बहुत दूर तक। इवन के जो साथ समंदर था साथ में, वहाँ पर उस समंदर के अंदर बजरी को गिरते हुए, मलबा गिरते हुए देखने के, वो जो पानी उड़ता है, वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पर, कि समंदर के अंदर जाकर ये मलबा गिरा है। इतनी ज़्यादा फ़ोर्स
जिसको नीचे से हैंडल नहीं कर पाए। वहाँ पर वाटर जो सिस्टम था, वाटर जो पानी या फिर पानी जो एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करता है, जो हीट एनर्जी भी और साथ में शॉक अब्ज़ॉर्बर भी होता है, जहाँ पर वो सारी की सारी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करने का सिस्टम होता है, वो भी नहीं था। फ्लेम डिफ्लेक्टर भी नहीं थे, उसकी वजह से वापस कंक्रीट के अंदर भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा गहरा खड्डा बन गया था। बहुत गहरा एक होल बन गया था। तो इस वजह से जो है ये सारा नुकसानात हुए हैं और इन नुकसानात को अब देखा जाएगा कि ये क्यों हुआ है। मेरे ख़्याल से अब आने वाले टाइम के अंदर इसको जो फ़िक्स किया जाएगा उसके अंदर 2-3 मेजर्स लिए जाएँगे, उसके बारे में अब थोड़ी-सी बात करते हैं। तो सबसे पहली बात हो सकता है कि अब आने वाले लॉन्चेज़ के अंदर एक वाटर प्लेट का इस्तेमाल किया जाए रॉकेट के नीचे, ताकि जब उसके इंजन जो हैं वो बर्स्ट हों, जब वो नीचे की तरफ आग निकालते हैं, हीट निकालते हैं, तो वाटर प्लेट फट जाए, उसके नीचे पानी के बेल्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं और साथ में ओपन वाटर का इस्तेमाल भी हो सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा फोर्स को कंक्रीट के साथ अगर आप कंक्रीट में जज़ब करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो तो फ़िलहाल इस लेवल के ऊपर वो कंक्रीट की टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा हीट को अब्ज़ॉर्ब कर सके, जिसकी वजह से ये इश्यू हुआ है, एक्चुअल इश्यू जहाँ से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर आने वाले लॉन्चेज़ के अंदर पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, फ्लेम डिफ्लेक्टर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जो कि आग नीचे और दोनों तरफ से साइडों को निकल जाए, वो वाला डिफ्लेक्टर भी यूज़ किया जा सकता है और बहुत सारी और चीज़ें भी यूज़ की जा सकती हैं, जो कि एटलीस्ट जो इंजन से एनर्जी निकल रही है, उसके उसके साथ जो नुकसानात हुए हैं, उससे बचा जा सके। उसके बाद दूसरी चीज़ कि रॉकेट और स्टारशिप आपस में से सेपरेट क्यों नहीं हुए? उस मैकेनिज़्म को, कि वो जिस चीज़ ने उसको पकड़ा हुआ था, उस मैकेनिज़्म के ऊपर काम किया जा सकता है कि उन्होंने सही टाइम के ऊपर उसको छोड़ा क्यों नहीं? तीसरी चीज़, जो उड़ने से पहले ही, यानी कि जैसी ही फ्लाइट उड़ी है या उससे पहले वो जो 3 इंजन स्टार्ट नहीं हुए, वो इंजन क्यों फ़ेल हुए? उनकी रीज़न क्या थी? क्या नीचे से कोई चीज़ उड़ के उनके अंदर लगी है, या फिर वो वैसे ही स्टार्ट नहीं हुए, 3 इंजन वैसे ही ख़राब थे? हालाँकि तकरीबन कोई 6-7 मिनट के लिए और एक बार 10 मिनट के लिए भी इस लॉन्च को डिले भी किया गया था फाइनल चेक के लिए। तो वहाँ पर क्या इश्यूज़ थे, वो चेक किए जाएँगे और उसके साथ-साथ अगर आप लोग और बात करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो व्हीकल है, जो पूरा का पूरा रॉकेट है, उसको शुरू से लेकर उसके मैक्स क्यू पहुँचाने तक जो टाइम दरकार था, उस टाइम के अंदर ये वहाँ पर अपने मैक्स क्यू तक नहीं पहुँचा। क्यों नहीं पहुँचा? कितना पावर लॉस हुआ? ये सारे फैक्टर्स को अब देखा जाएगा और उसके बाद फिर एक फाइनल एक एनालिसिस करके पता लगाया जाएगा क्या-क्या इश्यूज़ हुए हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स सामने आई हैं और उन प्रॉब्लम की वजह से फिर कौन-कौन से कॉन्सिक्वेंसेज़ हुए हैं, जिसकी वजह से इस रॉकेट को ऊपर हवा के अंदर तबाह करना पड़ गया और ये अपने स्पेस के अंदर जाने में कामयाब नहीं हुआ और मैक्स क्यू के बाद ये ज़मीन का एटमॉस्फेयर जो छोड़ने के ऊपर कामयाब नहीं हुआ। तो इस बारे में ये सारी फाइंडिंग जो है नेक्स्ट कुछ दिन में हमारे पास आई थिंक निकल के आ जाएँगी। तो फ़िलहाल इस रॉकेट की यही कहानी है। ये 20 तारीख को इसका लॉन्च था और ये उसी दिन जो है कुछ ही टाइम बाद तकरीबन ये कोई 3 से 4 मिनट का पूरा प्रोसेस था कि रॉकेट लिफ्ट ऑफ हुआ और हवा के अंदर जाकर तबाह हो गया। तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, साथ में आप लोगों को हेल्पफुल भी रहा होगा। वीडियो को पसंद आया लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप लोगों को सवाल है, कोई मशवरा है, कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे आगे पीछे हो गई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पे ट्विटर अकाउंट पर फीडबैक दे सकते हैं। एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।